हाय एवरीवन, वेलकम टू द हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स सीरीज। आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो 41 होगा। टॉपिक 6 हम कवर कर रहे थे, पीरियड ऑफ महाजनपद के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब तक हमने क्या कवर किया? अब तक हमने देखा किस तरीके से जो महाजनपद से वो बने थे। 16 महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से रिपब्लिकन्स और मोनार्किस जो इनमें डिफरेंस होता है, इनकी पॉलिटिकल सेटअप क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और साथ ही हमने पढ़ा था मगधा के राइज के बारे में और नंदा नंदा डायनेस्टी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज का जो लेक्चर होगा हमारा, इसमें हम अर्बन सेंटर का राइज देखेंगे किस तरीके से हुआ था, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हुई और किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द राइज ऑफ अर्बन सेंटर एंड ट्रेड रूट, और जो ट्रेड रूट थे उसको भी हम कवर कर लेंगे और कॉइनेज के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा आज का होगा ईरानियन मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो आज हमारा ऑलमोस्ट ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ बाद में फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचने वाले। तो एक लेक्चर में जैनिज्म हो जाएगा और एक दो लेक्चर में बुद्धिज्म हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको 2 से 3 लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर तो मिनिमम लगेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम कवर करेंगे कॉइनेज के बारे में कि कॉइन्स जो है कब इंडिया में बनना स्टार्ट हो गया और करेंसी वगैरह क्या थी क्या नहीं थी, बार्टर सिस्टम क्या थी। तो जैसे कि हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने कवर किया था कि तब कोई कॉइन्स वगैरह थे नहीं, सील्स वगैरह हुआ करते थे लेकिन वो कॉइन्स नहीं थे। तो ज़्यादातर मोस्टली बार्टर सिस्टम ही वहाँ पे चलती थी। तो 6th सेंचुरी आते आते आपको पता है कि कोई कॉइन्स वगैरह जैसा कोई फुल प्रूफ एविडेंसेस कॉइन्स से रिलेटेड हमें मिला नहीं है। कुछ निष्का और सातवाना जैसी कुछ टर्म्स आपको वैदिक टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे जिन्हें ज़्यादातर लोग जो है वो कॉइन्स मानते हैं, लेकिन कोई क्लियरिटी यहाँ पे अभी तक हिस्टोरियंस ने जो है दी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वैदिक जो लोग थे वो भी बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे फॉर सेटलिंग द ट्रांजेक्शन। और ज़्यादातर हमने देखा था कि कैटल्स जो थी ना वो कभी कभी करेंसी का काम करती थी। अभी करेंसी क्या होता है आपको पता है, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो करेंसी इज अ मीडियम फॉर सेटलिंग द ट्रांजेक्शन। तो करेंसी जो है वो ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए अगर दोनों पार्टीज सहमत है तो फिर उस करेंसी को हम एक लीगल टेंडर के तौर पे मानते हैं। जैसे कि आज रुपी है, इंडियन रुपी, तो गवर्नमेंट ऑथोराइज है। और भारत की अगर बात करें तो इंडिया में ऑल ओवर द इंडिया अगर रुपीज़ जो है ना उसे कोई एक तरीके से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीगल टेंडर है। तो करेंसी यही होता है कि दोनों पार्टीज जो है वो एक्सेप्टेड होनी चाहिए, जो जिनमें ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे करेंसी कहा जाता है। तो ऐसे एज कोई करेंसी तो बनी नहीं थी, लेकिन कैटल्स को एज ए करेंसी जो है माना जाता था वैदिक पीरियड में। लेकिन हुआ ये कि फर्स्ट जो कॉइन्स था ना, फर्स्ट कॉइन या फिर कॉइन्स जो है मिंट करना कब स्टार्ट हुआ ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 6th सेंचुरी टू अराउंड 5th सेंचुरी बीसी के आसपास। एग्जैक्ट तो डेट पता नहीं है किसी को, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 6th to 5th सेंचुरी के आसपास जो है फर्स्ट कॉइन जो है इंडिया में बना था। और ये जो कॉइन्स थे ना ये कोई गोल्ड से या फिर आज के जो कॉइन्स होते हैं जिनके कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है उस तरीके के नहीं थे। सिल्वर और कॉपर के वो कॉइन थे। ठीक है, अभी दो तरीके के कॉइन्स होते हैं, एक होते हैं कॉइन्स जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक होते हैं जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू होना मतलब जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। भले ही वो कॉइन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो जो जिससे बने हैं, जिस मेटल से बने उनकी वैल्यू है। तो फिर इनकी कुछ वैल्यू है। लेकिन आजकल जो कॉइन्स है ना ये लीगल टेंडर है, इसीलिए इनकी कोई वैल्यू है। अगर इन्हें सरकार ने अगर लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कोई 1 रुपये में, मतलब जैसे कि सपोज 10 रुपये का कॉइन है तो 10 रुपये का जो कॉइन है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। सरकार कहती है कि 10 का कॉइन है आपको लेना है, मतलब एक लीगल टेंडर है तो ठीक है। अगर सरकार ने कह दिया कि ठीक है 10 का कॉइन अभी यहाँ से जो है वो अनऑथोराइज है, मतलब वो लीगल टेंडर नहीं है, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो आपको फेंकना पड़ेगा। तो ये होता है इंट्रिंसिक और कॉइन्स और एक्सट्रिंसिक कॉइन का डिफरेंस। तो कॉपर एंड सिल्वर ये जो थे ना वो इंट्रिंसिक कॉइन्स थे और इनकी अपनी एक वैल्यू थी। तो इनिशियली जो थे ना, इनिशियल स्टेज में कॉपर एंड सिल्वर के कॉइन बने थे। और ये जो कॉइन थे ना इन्हें कहा जाता था पंचमार्क कॉइन। अभी पंचमार्क कॉइन इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो कॉइन हुआ करते थे ये जब गर्म होते थे तो इनके ऊपर ऐसे हैमर से पंच किया जाता था। और अलग अलग सिंबल्स ये बनाए जाते, जैसे सन, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हो गया, ह्यूमन फिगर्स हो गया, एनिमल्स और ट्रीज। अभी आप देख सकते हो एक बार, हाँ देख, ये जो कॉइन है ना ये पंचमार्क कॉइन। अभी पंचमार्क क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे विजिबल है कि यहाँ पे कुछ पंचिंग किया जा रहा है विद द हैमर। और इनके कोई शेप नहीं है। ठीक है, ये जो शेप है ना इनका कोई शेप नहीं है, इरेगुलरली शेप है ये। तो ऐसे ही कॉइन्स हुआ करते थे जिनमें कोई ना एक डायमेंशन हुआ करती थी फिक्स, ना कोई शेप हुआ करता था। और मेटल्स जो थे जनरली वो कॉपर एंड सिल्वर थे। गोल्ड कॉइन्स तब नहीं आए थे। गोल्ड कॉइन जो है वो कुशाना जो थे ना फर्स्ट थे जिन्होंने हाई क्वालिटी कॉइन जो है वो इशू करवाए थे। तो कुशानास के पहले जो है ज़्यादातर गोल्ड कॉइन्स नहीं हुआ करते थे। और ये जो कॉइन्स थे इन्हें कर्षपनास कहा जाता था या फिर पनास कहा जाता था। और इसके रेफरेंस आपको पाली टेक्स्ट जो कि बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है ना उसमें भी देखने को मिल जाएंगे आराम से। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने कहा कोई शेप जो है था इनका वो इरेगुलर था, और क्रिश्चियन एरा के पहले सिर्फ कुछ ही गोल्ड कॉइन्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कॉइन्स की जो बिगिनिंग है, मतलब यहाँ से कॉइन्स की बिगिनिंग स्टार्ट हो गई, 6 सेंचुरी बीसी से कॉइन्स जो है बनना स्टार्ट हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बार्टर सिस्टम एंड होगी। तो बार्टर सिस्टम तो अराउंड हम बोल सकते हैं कि मुगलों के आने तक शुरू थी। इवन 1947 के पहले तक बार्टर सिस्टम चलती थी। ब्रिटिश एरा में कॉइन्स जो है काफ़ी डेवलप हुए थे, लेकिन कॉइन्स एंड करेंसी, लेकिन फिर भी बार्टर सिस्टम चलती थी। तो बार्टर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई। हाँ, मतलब ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो यहाँ से अभी कॉइन्स वगैरह में यहाँ करना स्टार्ट हो चुके थे। अभी कुछ किंगडम्स है जिनके आपको नाम पता होने चाहिए, जिन्होंने खुद के कॉइन्स जो है वो इशू किए थे, जैसे गांधारा किंगडम हो गया, कुंतला, कुरु, पंचाला, मगधा, शाक्या, शूरसेना और सौराष्ट्र। ऐसे कुछ महाजनपद थे जिन्होंने खुद के कॉइन्स जो है स्टार्ट किए थे। अभी आपको सवाल ऐसा भी आ सकता है कि कॉइन्स जो थे ना वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब अर्बन सिटीज़ वगैरह डेवलप होने में, मतलब एक तरीके से सिटीज़ डेवलप होने में, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आपको सोचना है और इसके ऊपर थोड़ा सोच के आप नोट बना सकते हो कि किस तरीके से जो है कॉइन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सिटी लाइफ इवॉल्व होने में और ट्रेड एंड कॉमर्स में। मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ। देखो, अभी अगर कॉइन्स, मतलब कॉइन अगर स्टार्ट हो रहे, कॉइन एज अगर स्टार्ट हो चुका है, तो जो ट्रांजेक्शन है वो इजी हो जाता है। यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ड वाला जो कंसेप्ट है ना, जैसे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ड मतलब क्या होता है कि बार्टर सिस्टम जो है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, अगर वहाँ पे काइंड्स में ट्रांजेक्शन होती है, काइंड्स मतलब कि कोई भी, मतलब जैसे गेहूँ हो गया, कैटल हो गए, ठीक है, मतलब इसी तरीके की कुछ चीज़ें। तो अगर यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है थ्रू काइंड्स, मतलब बार्टर सिस्टम, तो यहाँ पे फिर जो दो पार्टीज है वो एक दूसरे के साथ सहमत होनी चाहिए, या फिर उनकी जो नीड्स है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि सपोज एक ए नाम का व्यक्ति है जिसके पास गेहूँ है और उसको चाहिए कपड़े, तो उसको ऐसे किसी व्यक्ति को खोजना होगा जो गेहूँ के बदले कपड़े लेगा और उसको गेहूँ की ज़रूरत होगी। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, मतलब दोनों जो पार्टीज है उनकी जो वांट्स है, उनकी ज़रूरत है, वो सिमिलर होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था और इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स उतना ज़्यादा डेवलप जो है नहीं होता था। या फिर क्या होता था, जैसे वैदिक एज में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ था, तो फिर वहाँ पे उन्होंने एक करेंसी डिसाइड कर ली थी, जैसे कि लैपिस लजुई, जो नीला पत्थर जो था ना, आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे नीला पत्थर होता है, तो वो उनकी एक तरीके से करेंसी का काम करता था। लेकिन फिर भी उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन कॉइन्स की कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे आज करेंसी है तो आप करेंसी में इजीली ट्रेड कर सकते हो, तो ट्रेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका इंपैक्ट हुआ है। तो यहाँ से आप ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो रहा है, अगर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ डेवलप, मतलब इतनी ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, तो फिर अर्बन सिविलाइजेशन तो बनेगी, सिटीज़ तो इवॉल्व होगी। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। सारी चीज़ें जो आपको ऐसे मतलब रेडीमेड मिल जाएंगी ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शनल की जब बात आती है या फिर यूपीएससी की मेंस की बात आती है, तो चीज़ों को आपको एनालाइज करके खुद समझना पड़ता है। सब कुछ आपको रेडीमेड नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है शायद। तो आप अभी जो है क्वेश्चन को, मतलब अगर आए तो इस तरीके से आंसर कर सकते हो कि किस तरीके से जो कॉइन्स वगैरह है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिटी लाइफ इवॉल्व होने के लिए या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स के फ्लरिश होने के लिए। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हुई थी महाजनपद के पीरियड में एज कम्पेयर टू वैदिक पीरियड, तो ये यहाँ पे हमें अभी थोड़ा समझना है। तो 600 बीसी से लेकर 300 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो महाजनपद का टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। तो फुल फ्लेज वहाँ पे एम्पायर जो है, फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया जो आ जाता है। तो इसीलिए महाजनपद का जो पीरियड है वो 600 से 300 बीसी के आसपास जो है माना जाता है। अभी हुआ क्या था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या है, तो तीन चीज़ें होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा है तो फिर सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज जो है वो भी फ्लरिश होंगी। अभी किस तरीके से होंगी ये मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेक्चर जब मैं डिस्कस किए थे तब बता चुका हूँ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है तो फिर लोगों के पास वक्त होगा, और जो लोग फिर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे उनको फिर खुद के लिए कल्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है तो फिर वो फार्मर्स जो है उनको बेच सकते हैं और फिर वो अपना अलग काम कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कि मेटल वर्क हो गया, फिर आइवरी वर्क हो गया, तो ज्वेलरी बनाना, तो ये सारे एक्टिविटी जो सेकेंडरी एक्टिविटी आती है, तो यहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि फिर उनको पता है कि आप हमारे लिए कोई तो है जो खाना पका नहीं रहा है लेकिन उगा रहा है, ठीक है। तो वो फिर वहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे कि फार्मर्स होंगे वो उनका काम करेंगे, वो खुद से ज़्यादा, मतलब जितनी उनकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो उगाएंगे, वो बेच देंगे। तो मार्केट डेवलप हो रहा है, मार्केट इकोनॉमी डेवलप हो रही है। और फिर सेकेंडरी एक्टिविटी इस तरह से डेवलप होती है, और फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज जो
वहाँ से फिर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट होता है, तो फिर टर्सरी एक्टिविटीज डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपको महाजनपद के पीरियड में देखने को मिलेगी। अगर आपको पूछा जाए कि बताइए किस तरीके से महाजनपद के टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, मतलब स्टेटमेंट हो सकता है कि महाजनपद, द पीरियड ऑफ महाजनपद विटनेस इकोनॉमिक ग्रोथ, सीधा डिस्कस या एनालाइज या फिर क्रिटिकली एक्सप्लेन, ऐसा कुछ तो भी वो वर्ड डाल देते। तो फिर आपको वहाँ पे 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे कि एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा था, फिर फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, और फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज डेवलप हुई, और थर्ड टर्सरी एक्टिविटीज डेवलप हुई, और इसी के बेसिस पे एम्पायर खड़ा हुआ। तो एम्पायर जो खड़ा हुआ था इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था। नोट्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मगधन एम्पायर के राइज के क्या कारण है, तो ये मैंने नोट्स में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन जैसे कि हेडिंग्स के साथ, जो सब हेडिंग्स के साथ, वो नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हुई थी। तो 6th एंड 5th सेंचुरी बेसिन के जो लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है हमारे पास, वो हमें मतलब बताते हैं कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक पैटर्न जो है चेंज हुआ था, और जो इकोनॉमिक पैटर्न चेंज हो रहा है वहाँ से हमें क्लियरली एविडेंसेस मिल रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस हो रहा था। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर सरप्लस हो रहा है तो फिर जो महाजनपद थे उन वहाँ पे सिटीज़ डेवलप होंगी, वहाँ पे स्टैंडिंग आर्मीज जो है वो डेवलप होंगी, मतलब रख सकते हैं ना वो, क्योंकि ज़्यादातर, क्योंकि स्टैंडिंग अगर आर्मी होगी तो उनको खाना वगैरह खिलाना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन चाहिए। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट जो डेवलप हो रहा है, नई 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 मोनास्टिक ऑर्डर्स जो डेवलप हो रही थी, जैसे कि अभी जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म थे और आजीविका सेक्ट थे, अभी ये तो काम धंधे नहीं करते थे, ये तो घूमने का काम करते थे, लोगों को ज्ञान बांटने का काम करते थे। तो फिर ये खुद का जो था, मतलब खेती वगैरह तो नहीं करते थे ना, तो इनको भी किसी ना किसी को, मतलब इनके लिए भी खाना उगाना पड़ेगा, मतलब जो ग्रेन्स है वो है। फिर स्टैंडिंग आर्मीज के लिए लगेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट में जो लोग इन्वॉल्व है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज में, उनके लिए भी जो है वो उगाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है, और वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो महाजनपद जो थे ना, मतलब मगधन एम्पायर हो गया, या फिर ज़्यादातर जो सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, या फिर जो ज़्यादातर तो जो महाजनपद थे, वो ऐसे एरिया में डेवलप हुए थे जहाँ पे काफ़ी फर्टाइल जो थी ज़मीन थी, जैसे कि गंगा वैली हो गया। तो गंगा के वैली में जिसका कब्जा था, वहाँ पे जिसका कंट्रोल था, वो मतलब उसकी इकोनॉमी बढ़िया होगी, ये जाहिर सी बात थी। और इसीलिए मगधन एम्पायर इतना बड़ा डेवलप, मतलब इतना बड़ा एम्पायर हुआ था उस वक्त। तो क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, मतलब एक तरीके से सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। सबसे पहले तो आयरन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। आयरन का क्या रोल था ये हम 2-3 लेक्चर्स पहले देख चुके हैं। तो आयरन का रोल इस तरीके से था कि जो थिक वेजिटेशन था गंगा वैली का, काफ़ी बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, तो वो क्लियर करने के लिए आयरन जो है वो, एक तरीके से आयरन से बने हुए जो वेपन्स थे वो हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो जल्दी काम हो जाता है। आयरन के जो बने हुए वेपन्स होते हैं ना, वो काफ़ी धारदार होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, लेकिन स्ट्रांग होते हैं। तो जो गंगा वैली थी वो क्लियर हो गई, तो फिर वहाँ पे अभी वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फिर बार्ले, राइट, व्हीट, मिलेट, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सीरियल्स जो है उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया वाइडर एरियाज में। ठीक है, फिर बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने जो कैटल्स है उनके प्रोटेक्शन की बात की। उन्होंने कहा कि जैसे कि आपको पता है ब्राह्मणिज्म या फिर वैदिक रिलीजन में इनकी जो बलि दी जाती थी, तो बुद्धिज्म ने इसका विरोध किया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा, मतलब ये पवित्र वगैरह जैसा ये नहीं मानते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आप कैटल्स की बलि दोगे तो फिर खेतों में काम कौन करेगा। और जो कैटल्स होती है वो एक सोर्स ऑफ ग्रेन भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है, क्योंकि फिर उनसे एनिमल हस्बेंड्री भी आप कर सकते हो, मतलब मिल्क वगैरह रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो भी बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले जो आइडियाज़ डेवलप हुई थी, या फिर जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स डेवलप हुए थे, इनके वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले थे। और ये जो मगधन एम्पायर वगैरह था ना, ये इन्हीं के इन्फ्लुएंस में था और इसीलिए डेवलप हुआ था। ठीक है, और यूजरी वगैरह इन्होंने अलाउ कर दी थी, मतलब उधार वगैरह लेना, तो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसी के बेसिस पे चलता है, आपको बताइए। और वैदिक रिलीजन में तो जो उधार लेना था वो मना था, मतलब बोरो करना मना था। तो इस तरीके से पैडी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह हुआ, तो ये मेजर ब्रेक थ्रू रहा है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल में फिर राइस का कल्टिवेशन हुआ। और आपको पता है कि साउथ इंडियन लोग, या फिर तब नॉर्थ इंडिया में भी राइस का जो कंजम्पशन था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, और एक्सपोर्ट भी हम काफ़ी ज़्यादा करते थे ईरान वगैरह में। फिर एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जो है वो एक मेन सप्लीमेंट्री सोर्स था इकोनॉमी का, न सिर्फ लोगों का बल्कि पूरी इकोनॉमी का। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, फिर आगे क्या है, तो एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले तो आयरन प्लक्सर का यूज़ जो था वो बढ़ गया, इससे वजह से प्रोडक्शन जो है बढ़ चुका था, और फार्मर जो है उन्होंने पैडी का ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट कर दिया था। तो ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन का भी बढ़ चुका था। फिर उसके ऊपर ट्रेड एंड ट्रेड रूट अभी किस तरीके से डेवलप हुए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो ट्रेड एंड ट्रेड रूट किस तरह से डेवलप होते हैं। लोगों के पास वक्त होगा, लोग जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो
अभी यहाँ पे ट्रेडिंग अगर जो है फ्लरिश हो रही है, तो फिर ट्रेड रूट भी हमें पढ़ना होगा। तो ट्रेड रूट हम एक मैप के थ्रू देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे जो है ना, अगर हाँ, अगर हम देखें तो राजगृह की अगर लोकेशन देखें, राजगृह पाटलिपुत्र, तो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से जो ना रिवर्स काफ़ी फ्लो होती है, और सारे के सारे जो ट्रेड रूट है ना यही से कनेक्ट हो रहे हैं। देखो अभी जहाँ से तक्षशिला है ना, तक्षशिला से सीधा ट्रेड रूट जो है थुना हस्तिनापुर से लेके श्रवस्ती तक आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से श्रवस्ती से आप यहाँ से इधर आ सकते हो पाटलिपुत्र में, और यहाँ से अगर आप जाना चाहो तो यमुना से फिर आप राजगृह भी जा सकते हो। तो ये ट्रेड रूट इसी उत्तर पथ कहा जाता है, मतलब जो नॉर्थ वाला जो ट्रेड रूट था, जो इनलैंड ट्रेड के लिए फेमस था। ठीक है, और यहाँ से ऐसा नहीं कि इनलैंड ट्रेड ही होगा, तो यहाँ से आप सीधा जो है यहाँ पे चंद्रकेतु गढ़ या यहाँ से लेकर ताम्रलिप्ति तक आ सकते हो, ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है, और फिर यहाँ से आप ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कलिंगा पोर्ट है। तो ये उत्तर पथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो शिवबीपुरा है। ठीक है, या फिर मथुरा से होके जो है गंगा यमुना, इनके यहाँ से जो ये तो ना, ये जो थे ना, ये हाईवेज थे। आज जैसे हाईवेज होते हैं ना, तो वैसे ये रिवर इन हाईवेज थे, और रिवर का काफ़ी रोल था एंशिएंट इंडिया में, या फिर एंशिएंट हिस्ट्री में, या फिर मेडिवल, इवन मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री तक। और अभी इतना ज़्यादा हम रिवर्स को यूज़ नहीं करते एज ए नेविगेशन के लिए, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस या फिर ब्रिटिशों के आने के पहले तक भी, और ब्रिटिशों ने भी जो रिवराइन रूट थे ना, इनका काफ़ी इस्तेमाल किया फॉर ट्रेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और मगधन एम्पायर इसलिए डेवलप हुआ था क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रूट सही से निकल रहे, तो फिर यहाँ पे उनका पूरा कब्जा था, फिर यहाँ से उन्हें टैक्स वगैरह, टोल टैक्स वगैरह जो थे वो मिलता रहता था। तो ये था उत्तर पथ। ठीक है, नॉर्थ रूट है यहाँ से, और जो मेन था ना यहाँ पे इस वक्त पे महाजन पथ के टाइम पीरियड पे, यहाँ पे श्रवस्ती था। सारे रूट यही से निकलते, श्रवस्ती से फिर तक्षशिला, श्रवस्ती से राजगृह, श्रवस्ती से पाटलिपुत्र। ठीक है, और श्रवस्ती से ही फिर इधर आप साउथ में आ सकते थे, प्रशिस्थान मतलब पैठन, जो महाराष्ट्र में ना पैठन, इसे प्रतिष्ठान कहा जाता था एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे महिष्मती आप देख सकते हो, बाहुबली की कैपिटल है। ठीक है, मूवी में यही से रेफरेंस लिया है। तो महिष्मती जो थी ना, उज्जैन जो साम्राज्य था, उज्जैन साम्राज्य की कैपिटल थी, सदर्न कैपिटल। तो यहाँ से आप आ सकते थे पैठन की तरफ, फिर नीचे जो है वो सुवर्णगिरी है। ठीक है, यहाँ पे मौसली है गोदावरी नदी से। तो ये था दक्षिण पथ। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखो तो सोपरा या फिर भरूच से आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड कर सकते हैं। द्वारका है यहाँ पे, जो अब सबमर्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा भी है, तो ब्रह्मपुत्रा से होकर आप चाइना के साथ और इधर म्यांमार के साथ ट्रेड कर सकते थे, फिर यहाँ पे श्रीलंका वगैरह तो यहीं पे है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रेडिंग रूट थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैप जो है मुझे नेट पे तो मिला नहीं है, जो भी थे फिर वो कॉपीराइटेड थे। तो ये आपका उपिंदर सिंह में काफ़ी बढ़िया मैप्स है, तो आप उपिंदर सिंह का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास है तो मैपिंग के लिए। ठीक है, और मैंने उपिंदर सिंह से ये मैप लिया है। तो आपको होप अब ट्रेड रूट जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैप में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो एक बार पढ़ लेते। जैसे कि क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट काफ़ी डेवलप हुए, तो क्राफ्ट अगर डेवलप होगा, क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आर्ट एंड क्राफ्ट, तो फिर ट्रेड भी डेवलप होगा। तो ये दोनों से ये जो दोनों है ना, क्राफ्ट डेवलपमेंट एंड ट्रेड डेवलपमेंट, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ट्रेड किसका होगा, यही तो होगा ना, जो चीज़ें बनाएंगे क्राफ्ट आर्ट क्राफ्ट से रिलेटेड जो बनाएंगे उसी का ट्रेड होगा। ठीक है, जैसे कि बैंगल्स हो गया, सिल्क हो गया, मुस्लिन हो गया, परफ्यूम्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, अमाउर्स हो गए, तो इनका ही ट्रेड होता था। ठीक है, और जो मर्चेंट थे ना एंशिएंट इंडिया में, वो काफ़ी पैसा कमाते थे। वो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब यूरोप से हमारे यहाँ पे जो मर्चेंट्स आए थे ना यूरोप से, अभी देखो पहले क्या होता था, जब से इस्लाम का उदय हुआ था, मतलब अराउंड 7th century BC में, तो ये क्या करते थे, जो इस्लामिक जो या फिर जो अरबी जो मर्चेंट थे, वो इंडिया में आते थे। इंडिया से ये सिल्क मुस्लिम वगैरह जो थे, सिल्क मुस्लिम परफ्यूम्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह, इनका काफ़ी मतलब यहाँ से खरीदते थे, और फिर ऑटोमन एम्पायर से जाके जो है ना वो यूरोप में बेचते थे। तो यूरोप के लोगों को काफ़ी शौक था इन चीज़ों का, और काफ़ी मतलब यहाँ से 10 रुपये में खरीदेंगे और वहाँ पे जाके 20 रुपये में बेचेंगे, तो 10 रुपये का प्रॉफिट, मतलब डबल प्रॉफिट वो कमाते थे। लेकिन जब फिर ऑटोमन जो एम्पायर था वो मतलब वो गिर गया, और रोमन जो थे ना, उनको फिर ट्रेड की ज़रूरत हुई, मतलब इंडिया से ट्रेड करने की ज़रूरत हुई। तो फिर वास्को द गामा वगैरह आए, और उन्होंने जो ट्रेड रूट खोजा इंडिया के लिए, तो फिर वो सबसे पहले बार जो वास्को द गामा इंडिया में आया था ना, वो पूरा जहाज़ भर के यहाँ से जो सामान है वो लेके गया था, और वहाँ पे जब उसने बेचा तो उसको पता चला कि इंडिया से हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब जो अरबी जो मर्चेंट्स ट्रेडिंग करते थे, उससे उनको कितना फ़ायदा होता था। तो वो इतना खुश हो गया कि फिर उसके बाद पूरे यूरोप में उसने ढिंढोरा पीट दिया, और फिर पूरे यूरोप से लोग इंडिया में आने लगे ट्रेडिंग के लिए। और फिर उसी की वजह से जो है ना, वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, और फिर 200 साल हमारे ऊपर उन्होंने राज किया।
तो सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे यहाँ से मतलब जो कहा जाता है ना मूवीज वगैरह में आप सुनते होंगे कि इंडिया सोने की चिड़िया था, तो वो सच में था। इंडिया दुनिया के 34% के आसपास वेल्थ जो थी, मतलब जीडीपी जो था ना, दुनिया का जीडीपी, उससे 34 to 30%, जब मुगलों का जमाना था, मुगल जब राज कर रहे थे इंडिया में, तो 30 to 34% जो है कृष्णदेव राव हो गए, कृष्णदेव राय आपने सुना होगा, ठीक है। फिर आपके जो औरंगजेब थे, अकबर थे, फिर उसके बाद मतलब ये जो वक्त था मिडिवल एरिया का, दुनिया के 30 to 34% जीडीपी जो था वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। तो इतना आज तो हम मतलब 10% भी नहीं करते, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए फिर हमारे यहाँ पे जो इंडियन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आई थी, और इतने ज़्यादा फॉरेनर्स वगैरह यूरोपियंस वगैरह आए थे। और देखेंगे हम आगे किस तरीके से ईरानियन मैसेडोनियन इन्वेजन हुआ, और उसके बाद लोगों को पता चला कि इंडिया में काफ़ी पैसा है, तो वो आने लगे, आगे देखेंगे अभी। तो फिर ये जो है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, रिवर्स ज़्यादातर एक मीडियम था फॉर नेविगेशन। और वो बुर्मा और श्रीलंका से भी उनका ट्रेड वगैरह चलता था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अभी आप देखो श्रावस्ती कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे था, मतलब श्रावस्ती का क्या इंपॉर्टेंस था। अभी जो इनलैंड ट्रेड होता था ना, यहाँ पे श्रावस्ती का भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक तो जो ट्रेड था वो था चलता था श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, मतलब एक नॉर्थ से यहाँ से यहाँ पे साउथ में, ठीक है। ये ट्रेड रूट हो गया जो अभी हमने देखा था। दूसरा था श्रावस्ती से राजगृह के बारे में। तो श्रावस्ती यहाँ पे है, और राजगृह ऐसे नहीं, हाँ ऐसे जाएंगे। और श्रावस्ती से तक्षशिला, तो श्रावस्ती से तक्षशिला यहाँ पे अभी हमने देखे, तीनों रूट हमने देखे। और श्रावस्ती से आप पाटलिपुत्र भी आ सकते, तो श्रावस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और कॉइनेज के आने से जो ट्रेड था वो काफ़ी फ्लरिश हो रहा था, ठीक है। अभी हमने देखा, अभी पाली जो टेक्स्ट है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसमें क्लियरली आपको एविडेंसेस देखने को मिलेंगे कि जो कोस्टल या फिर जो मराइन ट्रेड हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग, जैसे कि सिलोन, सिलोन मतलब श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ जो चलता था ट्रेड, वो चलता था ताम्रपर्णी से, ठीक है, ट्रेड से। फिर मलयावर्ड, मलयावर्ड मतलब यही आपका मलय पेनिनसुला जो है वहाँ पे, ठीक है। मलय पेनिनसुला मतलब, एक मिनट देख लो आप मैप में एक बार देख लो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये है मलयन पेनिनसुला, है ना, ये पूरा का पूरा मलयन पेनिनसुला है। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेड जो है चलता था इंडिया का, यहाँ से कलिंग जो पोर्ट है, या फिर ताम्रलिप्ति पोर्ट है, ठीक है। तो समझना होगा आपको थोड़ा यहाँ पे। और फिर हम कहाँ पे थे, हाँ हम थे यहाँ पे। और तामलुक नाम से एक पोर्ट था वेस्ट बंगाल में, जिसे ताम्रलिप्ति कहा जाता है। भरूच पोर्ट था जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जो पोर्ट वगैरह चलता था। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पोर्ट वगैरह चलता रहता था, मतलब ट्रेडिंग वगैरह चलती रहती थी। जो चीप आर्टिकल्स थे फॉर ट्रेड, वो थे सिल्क, एम्ब्रॉयडरी किए हुए जो कपड़े वगैरह हुआ करते थे, या फिर जो चटाई वगैरह हुआ करती थी वो, फिर आइवरी से बनी हुई चीज़ें, ज्वेलरी, गोल्ड, ये सब कुछ जो इन सब में जो ट्रेड वगैरह चलता रहता था। और टाउन्स देखो ना, जो टाउन्स डेवलप हुए थे वो एक मार्केट बन चुके थे। फिर जो चाहे वो रूरल एरियाज के हो, चाहे वो अर्बन एरियाज के हो, जो टाउन्स जो थे ना वो इवॉल्व हो चुके थे, और एक मार्केट बना था आर्टिसन एंड मर्चेंट्स के लिए। और इन्होंने फिर गिल्ड्स भी बना ली थी, तो गिल्ड्स यहाँ से स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। और अगर आप देखो तो गिल्ड्स के यहाँ पे कुछ नाम दिए, श्रेणी, पुगा, ठीक है। तो ये आप इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पढ़ सकते हो। तो ये हमने इस तरीके से कहा कि किस तरीके से ट्रेड एंड ट्रेड जो है डेवलप हो रहे थे, ठीक है। अभी अर्बन सेंटर किस तरीके से राइज हुए, क्या इसके मतलब क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द राइज ऑफ अर्बन सेंटर। जैसे कि हड़प्पा हमने पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का या फिर दुनिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। लेकिन उसके बाद फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सिटीज़ थी, या फिर हड़प्पन जो अर्बन लाइफ थी वो डिक्लाइन हो गई, और उसके बाद अराउंड 1000 साल तक जो है, 1000-15 साल तक कोई अर्बन सिविलाइजेशन बनी नहीं, क्योंकि वैदिक जो लोग थे वो गाँव में रहने वाले लोग थे। तो वो अर्बन एलिमेंट वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अराउंड 600-500 बीसी के बाद में, जब महाजनपद वगैरह डेवलप हुए, तो सिटीज़ लाइफ डेवलप हुई, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है डेवलप हुई, जैसे कि कौसम्बी थी, श्रावस्ती थी, अयोध्या थी, राजगीर थी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो ये कुछ सिटी, चंपा एक रिवर थी तो उसी के नाम पे इसका नाम आया था। तो मिडल गंगाटिक बेसिन में जो ना अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, सेकंड अर्बनाइजेशन। और मैंने आपको बताया फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, या फिर साउथ एशिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ज़्यादा करेक्ट होगा, तो वो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन जो था वो था मगधन एम्पायर के वक्त जो स्टार्ट हुआ, और थर्ड अर्बनाइजेशन जो है वो अकबर के वक्त हुआ था। तो ये आपको पता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ मिडिल गंगाटिक वैली में अराउंड 600 to 300 बीसी के आसपास। और फिर ये चलता है हर्षवर्धन के काल तक, मतलब हर्षवर्धन के बाद फिर अर्बनाइजेशन जो है फिर से वहाँ पे अर्बन एलिमेंट खत्म हो जाते हैं।
तो टाउन्स के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको विलेजेस जो है इनके साइज और नंबर्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और ये मक्खन लाल जो एक हिस्टोरियन है, इसके स्टडी से आपको देखने को मिला क्योंकि कानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में जब इसने यहाँ पे एक्सकवेशन किया तो जो PWG जो साइट्स है ना, पेंटेड ग्रेवर साइट, वहाँ पे अगर 46 अगर साइट्स थे, मतलब विलेजेस थे, तो NPW मतलब कि यही आपका महाजनपद का जो टाइम था वो आते आते 99 हो चुकी थी। मतलब कि विलेजेस की नंबर्स भी बढ़ी, साइज भी बढ़ी और टाउन्स भी बढ़े। तो अर्बन एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? सबसे पहले तो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। किस तरीके से? मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वहाँ से जो है वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो जाता है। तो ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगाडी वैली रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि इसकी वजह से सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था। फिर आयरन प्लक्चर का यूज़ किस तरीके से, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद मेटल मनी का यूज़, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी वो डेवलप हो गई थी। और ये गांव में तो नहीं रहेंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो थे वो गांव में नहीं रहेंगे, फिर वो सिटीज़ में रहेंगे। और सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी जो है वो डेवलप हुई थी। तो इसके अलावा आप 7th पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो कि मगधन एम्पायर डेवलप हुआ था। तो आप सोच सकते हो थोड़ा, जो इतना सब कुछ हम कंटेंट जो आपके पास है उसके बेसिस पे आप और 2-3 पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अर्बन लाइफ जो डेवलप हो रही थी। अभी हमें देखना है इन्वेजन के बारे में। फॉरेन इन्वेजन जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ से फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप इंडिया का मैप यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो दुनिया का मैप देख लो, इंडिया का जाने दो। ये इंडिया यहाँ पे अराउंड 300, मतलब 300 BC की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो 323 BC के आसपास की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे नंदा डायनेस्टी है, जो कि अराउंड वास्ट एरिया कवर कर रही है इंडिया की, ठीक है। यहाँ पे मत्स्य वगैरह रूलर है, मतलब पुरुष वगैरह यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था 320 BC में, लेकिन ये बनाया था उसने सिर्फ 10 सालों में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या हुआ करता है, उससे पहले मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट आने से पहले यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे पर्शियन एम्पायर था, ईरानियन एम्पायर था, दरियस का रूल, मतलब आर्चिमिनियन एम्पायर जो थे ना, आर्चिमिनियन रूलर्स डायनेस्टी, इनका यहाँ पे रूल चलता था यहाँ पे। एक मिनट, ये जो एरिया है ना, अभी ये मैप 323 BC का, लेकिन आप कंसिडर करो कि 500 BC का मैप हम कंसिडर, मतलब सबसे पहले तो होगा ईरानियन इन्वेजन ना, तो पहले ईरानियन इन्वेजन के बारे में मैं आपको बताया था। तो 500 BC में क्या था, 500 BC में यहाँ पे था आपका डारियस का एम्पायर, ईरानियन एम्पायर, अभी पर्शियन एम्पायर आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो था, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स जो रहती थी। और यहाँ पे जो था वो ग्रीक एम्पायर था, मतलब अलेक्जेंडर वगैरह का जो एम्पायर था ना वो यहाँ पे था। और ये था इंडिया 500 BC में। आपको पता है यहाँ पे अवंती वगैरह जैसे इनका स्ट्रगल वगैरह चल ही रहा था। कोई पॉलिटिकल यूनिटी तो थी नहीं। नंदा के बाद में पॉलिटिकल यूनिटी आई, फिर नंदा से एटलीस्ट हम बोल सकते हैं नंदन डायनेस्टी जब स्टार्ट हुई तब से यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी जो है पॉलिटिकल यूनिटी जो है स्टार्ट हो चुकी थी नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे बस यहाँ हमारा फोकस जो है इस एरिया में होना चाहिए फिलहाल। तो 500 BC की बात है, मतलब 5th and 6th सेंचुरी की। यहाँ पे था ईरानियन एम्पायर, यहाँ पे था आपका हरण्य का डायनेस्टी वगैरह रूल कर रही थी तब। और यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह थी, और यहाँ पे ग्रीक एम्पायर था। तो अभी हुआ क्या 500 BC में? सबसे पहले इन्वेजन स्टार्ट हुआ ईरान का, या फिर पर्शिया से इन्वेजन हुआ, डरियस का इन्वेजन हुआ 518 BC में। और ये थे एचिमेनियन रूलर्स थे ईरान के, पर्शिया से, जिन्होंने उनका जो एम्पायर था वो एक्सपांड किया था तभी जब मगधन एम्पायर जो अपने पीक पे, मतलब इनिशियल स्टेज में था। तो फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पता था कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो इंडिया का वो टोटली डिसअरे कंडीशन में है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है। तो फिर इसने क्या किया, इसने इंडिया में इन्वेजन कर दिया। और जो पंजाब वगैरह वाला जो है ना, आज का पूरा प्रेजेंट है पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मिला के जो पंजाब है, इंडस के वेस्ट वाला एरिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे इंडस एंड सिंधु तो एक ही है, यहाँ पे और होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और इसके जो टोटल प्रोविंस थे वो बन गए 28। ये 20 प्रोविंस था, और ये सबसे रिच प्रोविंस था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से काफ़ी रेवेन्यू उसको मिलता था गोल्ड का, ठीक है। तो वो आया कहाँ पे आया, उसने कहाँ तक कब्जा किया, वो उसने कब्जा किया, डरियस ने कब्जा किया यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा एरिया उसके अंडर आ चुका था। एक मिनट फिर से मैं आपको, पहले यहाँ पे एम्पायर था इतना डरियस का, फिर उसने इंडिया के इस एरिया तक कब्जा कर लिया था, ठीक है। 500 BC में जब हरण्य का डायनेस्टी वगैरह थी, ये पूरा एम्पायर था अभी ईरानियन एम्पायर।
अभी इसके इम्पैक्ट क्या हुए? इसका इम्पैक्ट ये हुआ, सबसे पहले तो इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो डेवलप हो गया। उसके बाद अब ईरानियन इन्वेजन हुआ तो फिर ग्रीक लोगों को भी पता चला कि इंडिया में काफ़ी पैसा है, और अगर इंडिया में पैसा है तो चलो इंडिया में, तो फिर इसीलिए अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ आया था। मतलब उसको तो पूरी दुनिया जीतनी थी, उसे सपने आते रहते थे बचपन में ही कि वो पूरी दुनिया जीत रहा है, तो वो देखेंगे आगे। फिर ईरानियन जो स्क्राइब्स थे ना, ईरानियन स्क्राइब मतलब जो लिखा पढ़ी करने वाले जो लोग होते ना, बाबू वगैरह इन्हें कहा जाता है, फिर वो आए इंडिया में और उन्होंने खारोस्ती स्क्रिप्ट डेवलप की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरानियन इन्वेजन का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो खारोस्ती जो स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी ना, वो ईरानियन इन्वेजन की वजह से डेवलप हुई थी। और इसीलिए जो आपको खारोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे हुए जो पिलर है अशोका के, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही देखने को मिलेगी, इंडिया में नहीं है वो। मतलब यहाँ पे मेनलैंड जो इंडिया है ना, यहाँ पे आपको पंजाब के इधर आपको खारोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे हुए पिलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी इंस्क्रिप्शन है खारोस्ती स्क्रिप्ट के, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही है। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वहाँ पे मतलब ईरानियन इन्वेजन जो हुआ था, फिर ईरानियन जो कॉन्टैक्ट था उसी की वजह से डेवलप हुए थे। वहाँ से आए हुए स्क्राइब ने वो डेवलप किया था। और ये जो थी ना, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है ना, उस तरीके से खारोस्ती स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में कि खारोस्ती स्क्रिप्ट किसने डिसिफर की थी या फिर किसने खोजी थी, तो वो आपको पता है जेम्स प्रिंसेप ने खोजी थी। फिर ईरानियन इन्फ्लुएंस जो है आपको मॉडर्न स्कल्पचर के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बेल शेप कैपिटल्स वगैरह हो गए। और जो अशोका की जो एडिक्ट्स थे उसकी प्रियम्बल में भी, और कुछ वर्ड जो है आपको ईरान से लेते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही इम्पैक्ट था कि एक तो खारोस्ती स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी, और दूसरा दुनिया को पता चला था कि इंडिया में पैसा है, तो चलो इंडिया में जाते हैं। ठीक है, तो ये था ईरानी इन्वेजन। फिर देखते हैं थोड़ा बहुत मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा है। मैसेडोनियन इन्वेजन मतलब कि ग्रीक जो आए थे ना, ग्रीक, उनका इन्वेजन। अभी अलेक्जेंडर आया 320 बीसी में। अभी चलते हैं फिर से मैप की तरफ, तो ये मैप अभी देख लेते हैं। ये जो मैप है ना, ये है आपका अलेक्जेंडर इन्वेजन। अभी अलेक्जेंडर आने से पहले ये यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे थे पर्शिया, डरियस वगैरह। इनके वंशज, डरियस तो मर चुका था ना, इनके वंशज होंगे यहाँ पे। यहाँ पे थे नंदा, और यहाँ पे वो पुरुष वगैरह। अगर आपने वो सीरियल आई थी सोनी के ऊपर, पुरुष के ऊपर, वो देखी होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन से रूलर थे। तो पुरुष वगैरह थे यहाँ पे, सतलज जो रिवर है वहाँ पे उनका राज चलता था। और यहाँ पे थे पर्शियन एम्पायर, और यहाँ से छोटा सा एम्पायर था यहाँ पे ग्रीक एम्पायर। मैसेडोनियन लोग यहाँ पे रहते थे। तो मैसेडोनिया में जो रूलर था उसको बेटा हुआ एक, उसका नाम था अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर को बचपन से सपने आते थे कि वो दुनिया जीत रहा है। ठीक है, तो फिर वो 20 साल का हो गया उसके। अच्छा, आपको पता है कि इसका गुरु कौन था? किसका? अलेक्जेंडर का। इसका अलेक्जेंडर का गुरु था एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल भी पूरी दुनिया का पागल इंसान था, है ना। तो इसका गुरु पागल तो ये भी पागल। तो इसको बचपन से सपने आ रहे थे कि इसको दुनिया जीतनी है, तो फिर ये निकला दुनिया जीतने के लिए। ठीक है, तो इसने अराउंड, ऐसा बोला जाता है कि पूरा जो ये एरिया ना, यहाँ से निकला ये पहले। पूरा एरिया जो है यहाँ पे इस्तांबुल वगैरह वाला एरिया यहाँ पे कब्जा कर लिया। फिर ये अफ्रीका के नॉर्थ में गया, इजिप्ट वगैरह में, सिनाई पेनिनसुला, यहाँ पे उसने यहाँ की जो ट्राइब्स थी उनको हरा दिया। और फिर ये आगे आगे आया, फिर यहाँ पे इसने पर्शियन जो एम्पायर था इसको हरा दिया। तो ये 10 साल, 10-12 साल लगे होंगे इसको ये पूरा जो एरिया कवर करने में। फिर ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे था पुरु। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ काफ़ी ज़्यादा जो रूलर्स थे, तो यहाँ पे यूनिटी नहीं थी, तो इसका फ़ायदा पहले ईरानियन ने लिया, फिर इसने भी लिया। तो बाकी सब ने तो इसके मतलब सबमर्ज हो गए इसके सामने। सबमर्ज नहीं, क्या हो गया, सब ने इसकी सुप्रीमेसी जो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन पुरु जो था ना, पुरु ने एक्सेप्ट नहीं किया। पुरु ने लड़ाई की इसके साथ। तो पुरु ने लड़ाई की, काफ़ी बढ़िया लड़ाई हुई। पुरु हार गया, लेकिन अलेक्जेंडर काफ़ी खुश हुआ कि चलो, अब तक मैंने जितने भी लोगों को हराया उसमें तू सबसे बहादुर है, तो तुझे तेरा एम्पायर वापस दे देता हूँ। लेकिन वो आगे नहीं आया, आगे था नंदा। अभी वो आगे क्यों नहीं आया, इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा थेरीज है। एक थेरी सबसे पहली ये दी जाती है कि वो बीमार हो चुका था, उसकी आर्मी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए वो वापस गया। कहाँ से? यहाँ से, पुरुष से। ठीक है, सतलज के वहाँ से, मतलब सिंधु के वहाँ से ही। ठीक है, दूसरी थेरी ये दी जाती है कि ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी को पार करना काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, ये दूसरी थेरी दी जाती है। और तीसरी थेरी ये दी जाती है कि नंदा जो थे ना वो काफ़ी पावरफुल थे। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नंदा कितने पावरफुल थे। उनके पास हाथी थे, उनके पास मतलब अराउंड 2 लाख के आसपास उनकी सेना थी, 2-2.5 लाख। तो ऐसा माना जाता है कि नंदा से वो डर गए थे। वैसे भी नंदा काफ़ी पावरफुल थे दुनिया में उस वक्त। सबसे पावरफुल जो थे ना अलेक्जेंडर के बाद, वो नंदास थे। और अलेक्जेंडर थक भी चुका था, और काफ़ी ज़्यादा पैसा था नंदास के बाद, और आर्मी भी काफ़ी बड़ी थी।
ठीक है, कैवली मतलब जो घोड़सवार थे, जो एलिफेंट्स थे, और जो जो पैदल चलने वाले लोग थे, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास आर्मी भी थी, पैसा भी था। तो ये डर गए, ऐसा माना जाता है कि ये डर गए, हाथियों से डर गए थे, ऐसा माना जाता है कि हाथियों से डर गए थे। तो 3 थ्योरी थे, अभी इसमें कौन सी सच है कौन सी झूठ है हमें पता नहीं, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि अलेक्जेंडर आगे आया नहीं, वो पलट गया। यहाँ पे उसने अपने जो जो भी थे कमांडर वगैरह जो है ना, वो अपॉइंट कर दिए और वो चला गया वापस। और यहाँ पे आते आते कहाँ तक, बेबीलोन में, ठीक है, इराक तक आते आते यहाँ तक, जब ये यहाँ पे आया बेबीलोन में, तो फिर इसकी डेथ हो चुकी, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ निकला और बेबीलोन तक आया, घर जा रहा था वापस, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेथ हो चुकी। इस तरीके से अलेक्जेंडर इंडिया में आया और इसने दुनिया तो नहीं जीती, क्योंकि आप देख सकते हो कि दुनिया का ये 10% भी हिस्सा नहीं है, 10% भी हिस्सा ये नहीं है दुनिया का, 5-4% हिस्सा होगा जो दुनिया ने जीता, मतलब दुनिया का इसने जीता था। और इसीलिए बोला जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कहा जा रहा है, क्या वो सच में अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब कहने लायक है? क्योंकि इतना एम्पायर तो ऑटोमन्स का भी था ना। ऑटोमन्स मैं आपको बताऊँ, ऑटोमन्स जो थे ना मिडिवल इंडिया में थे, तो ऑटोमन्स ने जो था ना, ऑटोमन्स तो इनका भी अराउंड इतना एम्पायर था ऑटोमन्स का। तो ऑटोमन्स का भी एम्पायर इतना भी था, अराउंड मतलब 4 to 5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और इसका भी उतना ही था। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो आप डिसाइड करो अभी। और इससे बड़ा जो एम्पायर था ना, वो था सच में मंगोल्स का। मंगोल्स ने भाई दुनिया के 25% एरिया के ऊपर कब्जा किया था। यहाँ से पूरा अगर हम कवर कर ले, इंडिया इंडिया में नहीं आए थे वो, तो ये जो पूरा है ना, मतलब दुनिया का 23 से 25% एरिया जो है वो मंगोल ने मतलब कब्जा किया था। तो मंगोल द ग्रेट बोलो, अलेक्जेंडर द ग्रेट मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि दुनिया के 3 या 4% या 5% एरिया के ऊपर सिर्फ अलेक्जेंडर ने कब्जा किया था। लेकिन ठीक है, उसने सोचा तो था, एटलीस्ट वो पहला रूलर था जिसने सोचा था कि चलो हम दुनिया को ऊपर कब्जा करते। मंगोल ने वो किया, मंगोल ने अराउंड पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा किया, पूरे एशिया के ऊपर कब्जा किया, सेंट्रल एशिया। सिर्फ वो इंडिया में नहीं आए, वो आए थे इंडिया में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को, मतलब अलाउद्दीन खिलजी इतना डेंजर था तो उसके डर से फिर आए ही नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आप खुद सोच सकते हो कि अलेक्जेंडर ग्रेट था या फिर मंगोल ग्रेट थे, लेकिन उसने सबसे पहले शुरुआत की थी, और शुरुआत करना जरूर है, क्योंकि वनडे में 200 रन बनाने वाला सबसे पहले सचिन था, तो उसके पहले कोई बना ही नहीं पाया। तो साइकोलॉजिकल एक बैरियर था, इसने 200 बना दी, फिर उसके बाद 8 से 9 200 बन चुके हैं, अब तक 264 बना दिए अभी तक रोहित शर्मा। तो यार एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जो हमें तोड़ना पड़ता है, वही काम इसने किया था अलेक्जेंडर ने। भले ही उसने दुनिया के 4% एरिया के ऊपर कब्जा किया था, बाद में मंगोल ने 24 से 25% एरिया के ऊपर कब्जा किया। तो इसके इम्पैक्ट क्या हुए अभी ये देखना है हमें, इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो ये तो सारी अभी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कि कहाँ पे बैटल हुई थी, हेडेस्पेस, बैटल ऑफ हेडेस्पेस वगैरह, ठीक है, झेलम रिवर के ऊपर पोरस को डिफीट किया था वगैरह, ये आप पढ़ सकते हो। अभी इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ कि लैंड एंड सी रूट जो डेवलप, मतलब ओपन हुए बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, ट्रेड स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडो बैक्ट्रियन जो एम्पायर डेवलप हुए थे, उसके बाद कुशानाज वगैरह आए थे, इंडो पार्थियंस वगैरह आए थे, शाकाज वगैरह, ये भी इसी का एक इम्पैक्ट था। और ये आए इंडिया में, तो फिर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था, ये पढ़ेंगे हम आर्ट एंड कल्चर में आगे चल के। और जो इन्वेजन था, इससे इसने दुनिया के जो पॉलिटिशियंस थे, मतलब इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे ना, इंडिया के पॉलिटिशियन भी और चाइना के भी, मतलब चाइना ने भी वहाँ पे ग्रेट वॉल बना दी थी इसी की वजह से, ठीक है। और इंडिया के पॉलिटिशियन जो थी, उनका भी मतलब एक तरीके से, पूरी तरीके से तो आंखें नहीं खुली, वो आधे बंद रहे थे आधे खोलते, लेकिन इसी वजह से चलो ठीक है, एक यूनिटी आ चुकी थी। नंदाज काफ़ी बड़ा एम्पायर था, उसके बाद मौर्यन एम्पायर काफ़ी बड़ा था, लेकिन उन्होंने वही जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वहाँ पे दीवार नहीं बनाई जैसे चाइना ने बनाई। तो एक यूनिफाइड एम्पायर उसके बाद देखने को मिलेगा आपको 200 सालों के लिए। और जब अलेक्जेंडर जो था ना, वो जब आया था, इन्वेजन उसका हुआ था, तो इसकी डेट फिक्स है कि वो 323 BC में ही आया था। तो आपको पता है कि हिस्ट्री की डेट्स फिक्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कौन से इवेंट कब हुए थे। तो अलेक्जेंडर की इन्वेजन की डेट फिक्स है कि 323 BC के आसपास वो आया था। तो इसके बेसिस पे, इसके अराउंड आप काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो हिस्ट्री को थोड़ा बहुत समझ सकते हो, रेफरेंस इस डेट का लेके। बाकी किंगडम्स, राजा महाराजा, सोसाइटी, इनके बारे में इनकी डेट्स जो है ना, तो इसको फिक्स कर सकते हो। मतलब रिलायबल डेट हमें मिल गई अर्ली इंडियन हिस्ट्री में 323 BC, जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। और उसी के आसपास फिर जो है आपको मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। हमने कवर किया सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेस, कॉइनेस को हमने देखा, इसका क्या रोल था ये हमने देखा, अर्बन सेंटर के राइज में, ट्रेड एंड कॉमर्स के राइज में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। फिर हमने देखा कि ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन किस तरीके से और क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा ना, इसमें हम देखेंगे जैनिज्म के बारे में।
और बुद्धिज़्म के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम जैनिज़्म को कवर कर लेंगे और फिर 2 लेक्चर आएंगे बुद्धिज़्म के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो 7 मतलब अभी देखो हमने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना वो आधा भी मतलब आधा हो जाएगा, ये टॉपिक 6 खत्म होते ही आधा हो जाएगा, फिर आधा एंशिएंट हिस्ट्री बचेगा। तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी के पीछे बढ़ा हूँ मैं। तो हम जल्दी से जल्दी एंशिएंट हिस्ट्री, देखो एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए इसको वक्त लग रहा है। मेडिवल हिस्ट्री में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सीधा सीधा है, और वो जल्दी से मैं फिर उसके 1-2 लेक्चर में पूरा एक टॉपिक जो खत्म कर सकता हूँ मेडिवल हिस्ट्री का। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मेडिवल हिस्ट्री उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार एंशिएंट हिस्ट्री होने दो, मेडिवल हिस्ट्री हम 1 महीने में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी 1 महीने में हो जाएगा, वो वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको वक्त लगेगा। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे इतना बताओ कि कितने लोग हैं जिनकी प्रीलिम्स इस बार निकलने वाली है, तो उस हिसाब से जो मैं वीडियोस की जो स्पीड वगैरह जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जैनिज्म को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और जो लोग नोट्स परचेस करना चाहते हो नोट्स परचेस कर लो यार, नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा कंटेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो ना तो यहाँ पे आप देखना। अभी यहाँ पे हमने जो है ना, यहाँ पे हमने देखा था कॉइनेज के बारे में। तो कॉइनेज बस इतना ही नहीं है, मतलब इतना तो है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा कंटेंट कॉइनेज के लिए होता है जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी अलेक्जेंडर एंड जो इन्वेजन है ना, मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाया सिर्फ, डिटेल में ये नहीं है ना, ये सिर्फ मतलब एक कंसेप्ट समझाया मैंने, लेकिन इससे भी मतलब इससे ज़्यादा कंटेंट जो आपको नोट्स में मिलने वाला है ये फॉरेन इन्वेजन से रिलेटेड, कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियोज जो है ना वो बस आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, ताकि नोट्स आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। बाकी नोट्स जो है वो नोट्स है, वो नोट्स पढ़ने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए नोट्स परचेस करो आप। ठीक है, ज़्यादा कुछ महंगे है ही नहीं, तो आप परचेस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँचा, उनको रिकमेंड करो। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में क्या होता है। तो